ज्ञानी और विद्वान कभी भी समाज की मुख्य धारा में तो आते नहीं, और समाज द्वारा अक्सर उनको बहुत सम्मान भी नहीं मिलता, पहचान भी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो एक और तो हमारे यहां ज्ञानियों का, विद्वानों का एक बड़ा सशक्त और बड़ा उज्जवल पक्ष रहा है, और दूसरी ओर भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग रहा है वो कभी भी बहुत न साक्षर था न विद्या का बड़ा प्रेमी था। साक्षरता दर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी भारत में, और बात अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबके लिए पढ़ना जरूरी था ही नहीं, बल्कि कुछ वर्गों के तो पढ़ने पर रोक सी लगाई हुई थी। कुछ जातियां और सब जातियों की महिलाएं, ये कोई बहुत पढ़ी लिखी थोड़ी होती थी। तो बहुसंख्यक वर्ग तो यही था जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिस पर ज्ञान का प्रकाश कभी पड़ा ही नहीं, और सब प्रथाएं परंपराएं इन्होंने ही चलाई हैं, इन्हीं की चलाई हुई है। ज्ञानी को बहुत रुचि होती भी नहीं है कि वो समाज में आके हस्तक्षेप करे और सामाजिक परंपराओं में एक और परंपरा जोड़े वगैरह वगैरह, वही करता नहीं आमतौर पे। तो ज्ञानियों का ज्ञान अपनी जगह रह गया, और बहुत ऊंचा ज्ञान है। दुनिया में कम ही राष्ट्र होंगे जिनके पास उतना ऊंचा ज्ञान उपलब्ध हो जितना भारत के पास है। लेकिन साथ ही साथ भारत की बहुसंख्यक आबादी, भारत की मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम है, उसकी सोच, उसकी धारणा, उसके विश्वास, ये सब पिछड़े हुए ही रह गए, और ये बात हमें विनम्रता के साथ माननी पड़ेगी। वो पिछड़े हुए ही रह गए और आज भी पिछड़े हुए हैं। हम अपने ज्ञानियों का कहां सम्मान करते हैं, बताओ ना। आम आदमी से बोल दो 10 फिल्मी अभिनेताओं के नाम बता दो, खट से बता देगा। कहो 10 क्रिकेटर के नाम बता दो, बता देगा। उससे बोलो कि 10 वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, नहीं बता पाएगा। और अगर बोल दिया तुमने कि 10 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, तो एकदम ही नहीं बता पाएगा। हम कहाँ ज्ञान का सम्मान करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जो राष्ट्र ज्ञान का सम्मान नहीं करता वो पिछड़ता जाता है। अतीत में भी ज्ञान का अपमान करके हमने बहुत चोट खाई है। हमने ज्ञान को बहुत छोटी चीज बना लिया और गुलाम बने रहे। हमने धर्म से ही ज्ञान को काट दिया। हमने धर्म का अर्थ लगा लिया बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और तमाम तरह के रीति रिवाजों का पालन करना, हमने इसको धर्म बना लिया। ज्ञान ही धर्म का आधार होता है। हमने धर्म को उसके आधार से ही काट दिया और भारी कीमत चुकाई, और मुझे डर है कि कहीं वो कीमत हम दोबारा ना चुकाएं। समझ में आ रही बात ये। और भारत में एक अब नई चीज निकली है, जो हमारी असली खोजें थी, जो हमारे असली योगदान थे साइंस में, डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में, उनका तो हमें पता नहीं, वो हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। उल जलूल बातें हम करने लग गए हैं राष्ट्रीय गौरव के नाम पर। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है ऋग्वेद में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। या तो फिर मैंने अपने कई साल व्यर्थ ही खराब करे हैं वेदों को पढ़ने में। मुझे तो किसी वेद में कहीं कोई गणित का सूत्र नहीं मिला। वेद पढ़े भी हैं मैंने, पढ़ाए भी हैं, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र हो। पर सरकार खुद इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है कि वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको आप वैदिक मैथमेटिक्स कहते हो, जब मैं कैट की परीक्षा दे रहा था उस दौरान वो सूत्र मैंने भी पढ़े थे और वो उपयोगी होते हैं। उससे जो अरिथमेटिक की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। वो एक तरह से ट्रिक्स हैं। और वो जो किताब है वैदिक मैथमेटिक्स की, वो मुश्किल से 100 साल पुरानी किताब है, 100 सवा 100 साल पुरानी किताब है।
1965। हाँ 1965। नहीं, उससे पहले की है, आज़ादी से पहले की है। असल में मैकॉले की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी ना, शंकराचार्य थे, तीर्थ नाम से, चेक कर लो, यही होगा। उन्हीं की। तो वो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने के लिए किताब लेकर के आए थे। 1910-1920 के आसपास की किताब है। हाँ 1965 ही उन्हीं की है किताब। नहीं, 65 की नहीं है बाबा, आज़ादी से पहले की है ये। तुम उसकी वो देख रहे होगे, कोई पब्लिशिंग की डेट देख रहे होगे। हाँ ये आज़ादी से पहले की किताब है। अब वो ले आए, उपयोगी किताब है, लेकिन उसको क्यों कह रहे हो वैदिक मैथमेटिक्स? क्यों जनता में ये भ्रम फैला रहे हो कि वेदों में तो गणित भी मौजूद है? और जहां तक मुझे याद है, जब इन सज्जन से पूछा गया था कि बताइएगा कि ये कहां है ये सब, तो उन्होंने शायद कहा था कि अथर्ववेद के किसी अनुच्छेद में ये सूत्र मौजूद है। बोल रहे कहाँ मिला अनुच्छेद? बोले मैं जंगल गया था, मुझे वहां मिला। बोले हमें भी दे दीजिए। बोले नहीं, वो भी सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं, मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये कोई बात होती है? अब वेद अपने आप में महान है, उसमें इस तरह की बात जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वेदों की महानता इसमें थोड़ी है कि उसमें मैथमेटिक्स मौजूद है। वेदों की महानता इसमें है कि उनमें दर्शन मौजूद है, उपनिषद मौजूद है, वेदांत मौजूद है, जो पहले ही महान हो। उसमें तुम कुछ जोड़ करके उसको अगर महान सिद्ध करना चाहो तो ये उसकी महानता का अपमान है। वेदों में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं भाई। वेदों की महानता स्वतः सिद्ध है। उपनिषद अमर हैं, अपौरुषेय हैं। जो वहां बात कही गई है वो कभी पुरानी नहीं पड़ने वाली। तो बताओ तुम्हें वेदों में कुछ और जोड़ने की क्यों जरूरत आ पड़ी? कुछ है क्या जरूरत जोड़ने की? तुम अगर मुझसे कहो कि आचार्य जी अच्छे आदमी हैं, और आचार्य जी अच्छे आदमी इसलिए क्योंकि 6.5 फीट के हैं, तो ये मेरा सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? वास्तव में तुम कह रहे हो मैं जैसा हूं मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं, तो मुझे सम्मान के योग्य बनाने के लिए तुम्हें झूठ मूठ मेरा कद बढ़ाना पड़ रहा है। वेदों का कद बढ़ाने की क्या जरूरत है? वेद तो पहले ही आकाश जैसे ऊंचे हैं। लेकिन ये काम खूब हो रहा है, खूब सारे स्कूलों में ये तरह की बात पढ़ा दी जाएगी। बोलेंगे ये है वो है, प्राचीन भारत में ऐसा होता था, ऐसा होता, हर चीज प्राचीन भारत में होती थी। कोई भी चीज ले आओ तो प्राचीन भारत में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इन्होंने क्या कर लिया? इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महाभारत में उल्लेख आता है उसका। न्यूक्लियर वेपन्स है, इन्होंने क्या कर लिया? रामायण की पूरी लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स से हुई थी। ये तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम सम्मान नहीं कर रहे, तुम अपमान कर रहे हो। और वर्तमान के अपने जितने अंधविश्वास है उनको जबरदस्ती वैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गजब कि फलानी जगह शोध हुआ है और जीवात्मा पकड़ में आ गई है, जिससे अभी प्रमाणित हो गया है कि जीवात्मा होती है और वो मां के गर्भ में प्रवेश भी करती है और मृत्यु के बाद बाहर भी निकलती है। कईयों ने तो जीवात्मा का वजन भी निकाल दिया। बोले बिल्कुल, अमेरिका की एक खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। लिंक भी दे दो, लिंक दे दो ना। कहीं ने यूट्यूब पे सुना था, यूट्यूब कोई रिसर्च पेपर होता है? बोले अमेरिका की खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है जहां पता चला है कि जीवात्मा का वजन 28 नैनोग्राम होता है। और लोग ताली बजा बजा के हंसेंगे, देखा प्राचीन भारत के जितने अंधविश्वास थे वो सब मॉडर्न साइंस सिद्ध कर रही है। और जो हमारे बड़े बूढ़ियों को कहेंगे अरे विज्ञान तो अभी बच्चा है, पिछले 200 साल का है। प्राचीन भारत का ज्ञान तो 2 करोड़ साल का है। 2 करोड़ साल पहले तो डायनासोर भी ठीक से नहीं घूम रहे थे दादा। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? किस एज की बात कर रहे हो? 2 करोड़ साल पहले थोड़ा इतिहास पढ़ लो। इंसान ने ठीक से बोलना ही सीखा है अभी मात्र कुछ हजार साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? इंसान ने खेती शुरू करी है कुल 10,000 साल पहले। इंसान ने सोचना शुरू करा है लगभग 80,000 या 1 लाख साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञान कहां से आ गया?
तो वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीय महानता है, जो सचमुच है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे, और हम काल्पनिक महानता बता बता कर अपने बच्चों और अपने छात्रों में यूं ही कुछ कचड़ा सा भर रहे हैं। सर जैसे आपने अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, मैं देख रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी अब व्हाट्सएप से यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं या जो एग्जिस्टिंग थे उन्होंने अपना एक तरह से एजेंडा ये बना लिया है कि वो कुछ भी रैंडम मतलब थ्योरी उठाकर लाते हैं, उसको पास्ट से जोड़ते हैं और फैलाना शुरू करते हैं। पहले जब मैं ये सब होता देख रहा था तो मुझे लगता था कि मतलब ठीक है, एक हार्मलेस चीज़ है जिसका शायद लोगों पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर अभी कुछ दिनों पहले जब आप ही के साथ एक कैंपस में गए थे और देश के शायद शीर्ष 10 कॉलेजेस में आता है, वहाँ की एक 3rd ईयर की इंजीनियरिंग की छात्रा आपसे गरुड़ पुराण पे प्रश्न पूछ रही थी, तो मुझे एकदम धक्का सा लगा कि क्या हो रहा है। देखो, एंशिएंट इंडिया के नाम पर जितना दुष्प्रचार पिछले 10-20 सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं। और जो तुमने YouTube बोला, इसमें कितने सारे चैनल्स हो गए हैं, कितने सारे लोग हैं जिनका काम बस यही है कि नेशनल प्राइड के नाम पर झूठ पे झूठ बोले जाना। कितने ही पॉडकास्ट्स हैं जो चल ही बस इस पर रहे हैं, एंशिएंट इंडियन ग्लोरी। वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं और उनके हिसाब से यही एंशिएंट इंडियन ग्लोरी है। मैं तो अपने उस भारत को जानता हूं जो विचार का केंद्र रहा है, जो दर्शन का केंद्र रहा है, जो विज्ञान का पालना रहा है, जो मेडिसिन का पालना रहा है, जहां नाट्य शास्त्र रहा है, जिन्होंने जाकर के अंतरिक्ष के रहस्यों को पता करने की कोशिश करी है। मैं उस भारत को जानता हूं, मैं वहां का वासी हूं, मैं उस भारत का सम्मान करता हूं। और न जानिए यूट्यूब पर क्या चल रहा है, जहां मात्र सुपरस्टिशन, भूत प्रेत, आत्मा उड़ रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रात में मैं जा रहा था पीछे से चुड़ैल आ गई। ये बाबा लोगों द्वारा भी किया जा रहा है और ये पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। यूट्यूब बहुत भारी, यूट्यूब पूरा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब उसमें मिला के वो सब अंधविश्वास फैलाने का, मूर्खता फैलाने का भारी केंद्र बन गया है। अब मैं सोचता था कि वो बातें सिर्फ जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं उन पे असर करती होंगी, पर जैसा तुमने कहा, युवाओं की पूरी एक पीढ़ी है जिसको सुपरस्टिशियस बना दिया गया, क्योंकि अंधविश्वास अब बहुत मॉडर्न तरीके से आ रहा है ना। वो पूरी सुपरस्टिशन की बात बोल रहा होगा पर अंग्रेजी एक्सेंट के साथ बोल रहा होगा और मॉडर्न दिखते हुए बोल रहा होगा। तो जो टीनेजर्स होते हैं इस पे उसका जबरदस्त असर होता है। उनको लगता है कोई एक्सोटिक बात बताई जा रही है, ओ माय गॉड, स्पिरिट्स एंड सोल्स, वो सुन भी लेते हैं। आ रही बात समझ? और ये वो पीढ़ी है जो सुन लेती है, जो पूरे तरीके से भारत के इतिहास से कटी हुई थी। इसे असली इतिहास तो पता था ही नहीं। असली इतिहास पता होता तो खुद ही इतिहास पे गौरव करती। तो इसको इतिहास के नाम पर यह सब चटा दिया गया है, तंत्र मंत्र जादू टोना, और इसी को बोल दिया गया ये तुम्हारा ग्रेट कल्चर है, और ये पीढ़ी इसी को चाट रही है। इंग्लिश सुपरस्टिशन, मॉडर्न लुकिंग सुपरस्टिशन, अर्बन सुपरस्टिशन, मेट्रोपॉलिटन सुपरस्टिशन, superstition through technologically most advanced ways, superstition coming to you through slick apps, and slick podcasts. इसमें मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ कि ये जो पूरा गेम है इसके पीछे की इकोनॉमिक्स अक्सर युवाओं को पता होती नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स एक सुपरस्टिशियस ऐप का ऐड कर रहे होंगे, पर उस ऐड में कभी ये रिवील तो होता ही नहीं कि इसके उन्होंने पैसे लिए हैं पीछे से। या कोई व्यक्ति किसी पॉडकास्ट में आकर के इस तरह की बातें कर रहा है 2-2 घंटे तक,
पर ये बात तो रिवील होती नहीं है कि उसने इस बात के लाखों रुपए दिए पीछे से। तो कहीं ना कहीं जो एक 17-18 साल का युवा होता है उसको ये लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट एक्टर है और यही बात कर रहा है इसकी, ये कुछ तो तो हमेशा होगा ही। से रहा है, विज्ञापन के पीछे की साइकोलॉजी यही है। वो तो चाहे 17-18 साल का हो या 50 साल वाला हो, विज्ञापन का मतलब ही यही है कि वो वहां पे आके कहेगा ये मैं ये साबुन लगाता हूँ, तो तुमको लगेगा कि मैं भी लगा लेता हूँ, वो लगाता है तो वो तो है ही है। लेकिन ये जो युग है ना जिसमें हम जी रहे हैं, विशेषकर पिछले दो जो दशक रहे हैं, 2-3 दशक, ये रिमार्केबल है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सुपरस्टिशन एज ट्रुथ, ऑफ एजम्पशन एज नॉलेज। और मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है जो कौम, जो राष्ट्र, जो लोग, जो समुदाय अपनी भ्रांतियों को, मान्यताओं को, अपनी धारणाओं, अपनी बिलीफ्स को नॉलेज बोलना शुरू कर देते हैं, जो अपने सुपरस्टिशंस को फैक्ट बोलना शुरू कर देते हैं, उनका पतन होता है और वो गुलाम बन जाते हैं। वैसी गुलामी से हम अभी अभी उभरे हैं। हमें गुलाम बनाने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, हमें गुलाम बनाने वाले फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज, अरब, तुर्क या अफगानी ही नहीं थे। हमें गुलाम बनाया है हमारे अपने अज्ञान ने। ये जो हमने अंधविश्वासों से भरा सामाजिक जीवन जिया है ना, ये जो धर्म के नाम पे हमने बस प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां चलाई हैं ना, इन्होंने हमें गुलाम बनाया। और पिछले 20-30 सालों में यही चीजें अब दोबारा फनफना के उभर के आ रही हैं। मुझे बहुत इसमें आशंका हो रही है कि क्या होने वाला है आगे। इसमें सर एक चीज़ और थी कि जैसे आपने भी बताया कि क्योंकि हम लोग अपने असली इतिहास से कटे हुए थे, इसलिए बीच में कुछ लोग आए और उन्होंने कुछ भी अगड़म बगड़म बातें इतिहास बोल करके हमें पिलानी शुरू कर दी। पर मुझे कभी कभार शिकायत रहती है उन लोगों से जिनके पीछे एक्चुअली स्कॉलरशिप है, जो वास्तव में हिस्टोरियंस हैं, पर वो इस पूरे 10-20 साल में लगभग चुप से बैठे हुए हैं और कुछ कहते नहीं हैं कि किस तरह की तुम गलत बातें आगे वो बढ़ा रहे सामने हो। आ ही नहीं रहे हैं। जो इतिहासविद हैं, जो असली वैज्ञानिक हैं, खोजी है, वो सामने ही नहीं आ रहे। वो अपने हाई कैसल्स में खुश हैं। वो कह रहे हैं हम तो एकेडमिक्स हैं ना, हम आम जनता के बीच में क्यों जाएं। भाई आपका जो एकेडमिक फील्ड है उसी के बारे में कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप आके लोगों को बताइए ना कि असलियत क्या है। अफवाह अफवाह, झूठ झूठ, झूठ का एक बहुत बड़ा बस केंद्र बनकर रह गया है भारत का सामाजिक जीवन। मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ, फेकनेस, सुपरस्टिशन, यही है। और इसी की खुराक पर हमारी एक पूरी पीढ़ी अब खड़ी हो रही है। न जाने इस पीढ़ी का क्या होने वाला है। लोग शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं उसका तो इनटेक है 1000 लोगों का, लेकिन जो उस यूनिवर्सिटी के बाहर रोज बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं वो हैं करोड़ों लोग। तो लोग हमसे पूछते हैं कई बार कि आपने बाकी सब जो सोशल मीडिया है उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया आपने कमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और कोई मीडिया होगा, उस पर तो कमेंट खुले हुए हैं। आपने ट्विटर पर कमेंट क्यों बंद कर रखे हैं? मैं वजह बता देता हूं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल का इस्तेमाल करके झूठ ना फैलाया जाए। मेरा ट्विटर अकाउंट है, उस पर कोई आकर के कमेंट के माध्यम से झूठ लिख सकता है, लिख सकता है ना। वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे पोस्टिंग नहीं कर सकता, पर झूठ लिख सकता है। और वो जो झूठ लिखेगा वो मेरी प्रोफाइल पे दिखाई देगा।
मेरी प्रोफाइल जो है